हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बचे हुए पार्ट में हम थोड़ा सा पहले रिवीजन करवा देते हैं बैक्टीरियोफेज का। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में आप लोग बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज को यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि कल आपको बताया गया था। तो आज की इस वीडियो मेन टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो कि टी इवेंट फेज हमने कल बताया था बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो आज यहाँ डिटेल पढ़ेंगे आप बैक्टीरियोफेज के टाइप। उसके पहले हम थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज के बारे में आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, कल ही हमने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, फेज में होता है ईट, यानी कि ग्रीक वर्ड के फेजियन में होता है ईट। ठीक है, फेजिन मिस होता है ईट, यानी जो बैक्टीरिया को क्या कर जाए, ईट कर जाए, खा ले। ठीक है, वही आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, यही चीज कल आपको बताया गया था। या फिर इसे हम और क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ईटर या बैक्टीरियल ईटर्स, या बैक्टीरिया को ईट करने वाला वायरस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये चीज आपको कल हमने बताया था। तो नोट्स के तौर पर चलिए रीडिंग कर लेते हैं यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का, जो कि बैक्टीरियल ईटर है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए या जो बच्चे क्लास वाले हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर नोट के तौर पर आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वायरस विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एज बैक्टीरियोफेज, यानी वायरस जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, वही क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। लिटरली मीन्स ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को ईट करे। ग्रीक वर्ड के फैजिन मीन्स होता है ईट। ठीक है, तो मतलब जो बैक्टीरिया को ईट कर जाए वही क्या है, खा ले, वही क्या है, आपका बैक्टीरियोफेज है। यह एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज फेज, इसे हम फेज भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बैक्टीरियोफेज जो है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, जो कि सच हैबिटाट्स वेयर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, जहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे आर अबाउंडेंट इन सॉयल, इनको कहाँ पर ज़्यादा आप पा सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा सॉयल में रहते हैं, सीवेज वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। तो जहाँ जहाँ बैक्टीरिया होंगे वहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज होंगे वो उनके सेल्स पर आपको इन्फेक्टेड पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब ज़्यादा अबाउंडेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया सॉयल में, सीवेज वाटर में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क एंड नूडल्स ऑफ लेगम्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज होता है, जो पैरासाइट के रूप में होता है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में होता है। तो बैक्टीरियोफेज वहीं पर होगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया की संख्या होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अबाउंडेंट होगा बैक्टीरिया का। ठीक है, specific phase have also been found in the intestine of birds and animals. specific phase से बहुत सारे ऐसे फेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फेज ऐसे होते हैं जो कि बर्ड्स और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। In human beings, phase can be found in intestinal contents. इंटेस्टाइन में इस तरह से कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो कुछ फेज ऐसे होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल कंटेंट्स में भी पाए जाते हैं, यूरिन में भी देखने को मिल सकते हैं, ब्लड, स्पुक्टम, सलाइवा, पस एंड नोजल एक्सुडेट। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इस पर जो है बैक्टीरियोफेज भी आपके बैक्टीरियोफेज की भी अबाउंडेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। It is easy to isolate the phase during the period of convalescence. Besides, some viruses occur a parasite in actinomyces. बहुत सारे ऐसे पैरासाइट वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं एक्टिनोमाइसिट्स पर, यानी कि एक्टिनोफेज के रूप में, ईस्ट सेल में जाइमोफेज के रूप में, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफेज के रूप में पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया तो उसमें साइनोफेज के रूप में पाए जाएंगे, जाइमोफेज किस में होंगे, ईस्ट में होंगे, और एक्टिनोमाइसिट्स यानी एक्टिनोफेज के रूप में उस पर ये वायरस पाए जाएंगे। ठीक है,
द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस मीन्स बैक्टीरियोफेज की बात किया जा रहा है. द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस लेड टू ग्रेट एक्साइटमेंट, फॉर इट वॉज होप दैट दे वुड सर्व एज एन इफेक्टिव एंड सिंपल वे टू कम्बैट बैक्टीरियल डिजीजेज. और इस प्रकार से जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, ये पैरासाइट के रूप में हो करके, और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज ये काज करते हैं और बहुत सारे डिजीज ये फैलाते हैं. बट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फेज थेरेपी हैज़ ओनली लिमिटेड. लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो फेज थेरेपी जो है बहुत ही लिमिटेड है. यूज इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि प्रोफाइलैक्सिस है एक प्रकार का ये इन्फेक्शियस डिजीज है. इस पर जो है फेज की थेरेपी बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि इस पर एंटीबायोटिक जो है बहुत ही कम काम करता है. ठीक है, तो ये तो रहा आपका पिछले वीडियो का पूरा रिवीजन. अब आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ फेजेस. ठीक है, फेज के प्रकार हमने कल ही बताया था. एक होता है नॉन वायरुलेंट यानी प्रो फेज जिसको बोलते हैं, नॉन वायरुलेंट फेज बोलते हैं जिसको, और दूसरा हमने बताया था एक वायरुलेंट फेज. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला फेज जो हो जाएगा ये आपका नॉन वायरुलेंट यानी प्रो फेज की अगर बात करें तो ये है बैक्टीरियो फेज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेनी ग्रुप्स. और जैसे कि हम इसे टी फेज बोलते हैं या टी इवन फेज बोलते हैं, टी ऑड फूड फेज भी बोलते हैं. तो इसमें पहला टाइप हो गया बैक्टीरियो फेज का, जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरियो फेज है इसमें पहला टाइप हो गया आपका टी फेज. टी फेज कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, टी फेज जो है T1 से T1 से T7 तक होता है, जो कि टी स्टैंडिंग टाइप ऑफ मतलब टाइप होता है, टी स्टैंडिंग फॉर टाइप. तो टी फेज जो होता है ये T1 से T7 तक होता है, और इसे और क्या बोलते हैं, नॉन वायरुलेंट फेज भी बोलते हैं, या फिर और क्या कहते हैं इसे, प्रो फेज भी कहते हैं, या नॉन इन्फेक्टिव फेज भी कहते हैं, या नॉन वायरुलेंट फेज भी कहते हैं. तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं है क्या चीज़ ये नॉन वायरुलेंट या प्रोफेज क्या है. दीज फेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ टेल. ये जो फेज होता है, जो नॉन वायरुलेंट फेज होता है, ये फेज जो है इसकी कैरेक्टर क्या है कि इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ अ टेल, इसमें एक इसमें टेल और हेड पाया जाता है, टेल और हेड के साथ ये होगा. दे फॉर्म अ लार्जेस्ट फॉर्म ग्रुप ऑफ फेज T1 से T7. और ये जो फेज होता है, जो नॉन वायरुलेंट फेज होता है, ये जो T1 से T7 तक होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप, फेज का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है, एंड हैव बीन स्टडीड मोर एक्सटेंसिवली देन एनी अदर ग्रुप. और जो है अन्य ग्रुप से ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं. ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे. दे कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दे कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए. और जो टी फेज होता है ना, T1 से T7 तक का जो फेज होता है, इसमें जो है कौन सा डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है. ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे. टी फेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 सब ग्रुप. टी फेज भी जो है आपका कुछ और ग्रुप में भी ये डिवाइड किया गया है. जैसे कि पहला फेज है यहाँ पर टी इवन फेज. टी इवन फेज जो होता है ये T2, T4 और T6, ये इस पेज को टी इवन कहने का मतलब क्या है, जो इवन नंबर होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होते हैं. तो यहाँ पर जो T2, T6 सॉरी T2, T4 और T6 फेज जो होता है इसे हम टी इवन फेज कहते हैं. इसे क्या कहेंगे, टी इवन फेज कहते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं टी इवन फेज में क्या है इंपॉर्टेंट है. टी इवन फेज कौन, व्हाट इज द टी इवन फेज, T2, T4 एंड T6, इसका आपका आंसर हो जाएगा. तो टी इवन फेज का क्या है कैरेक्टर, यहाँ पर देख लेते हैं. दीज फेज आर जेनेटिकली एज वेल एज सीरोलॉजिकली क्लोज रिलेटेड. ठीक है, और ये जो फेज होता है, दीज फेज आर जेनेटिकली अगर बात करें तो एज वेल एज सीरोलॉजिकली क्लोजली टू रिलेटेड, एक दूसरे से बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं, और कैरेक्टर भी बहुत ही लगभग सेम होता है. दे हैव एन एंगुलर हेड, इसमें जो है एक एंगुलर हेड होगा एंड अ कॉन्ट्रैक्टाइल टेल. और इसमें एक एंगुलर हेड होगा और इसमें एक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होगा. जैसे कि यहाँ पर एक एंगुलर इस तरीके से हेक्सागोनल हेड होगा. ठीक है, और इस तरीके से इसमें शीथ होगा, और साथ ही साथ इसमें ये टेल शीथ के साथ यहाँ पर ये इस तरीके से आपका ये टेल का ये
यहाँ पर जो सीथ वाला रीजन है पूरा कॉलर से लेकर नीचे तक का जो इंडप्लेट होता है यहाँ तक के रीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल कहते हैं, जिसकी मदद से ये मूव करके ये बैक्टीरियल सेल वॉल पर जा करके इन्फेक्शन कैच करेगा या फिर इन्फेक्ट करेगा उसको। तो दे हैव एन एंगुलर हेड, इस तरीके से इसमें एक हेड होता है एंड एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, और इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होता है जो टी इवन फेज होते हैं। ठीक है, दीर मल्टीप्लीकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है कहाँ पर होता है, बैक्टीरियल सेल में होता है। ठीक है, दीर मल्टीप्लीकेशन इन द बैक्टीरियल सेल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, द लेटर इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग इन्फेक्शन। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है इन वायरसेस का वो बैक्टीरियल सेल में होता है और उनके डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए के साथ मिक्स करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाद में ये जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद बैक्टीरिया को ये इन्फेक्शन काज करते हैं। यानी कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, किसी भी एनिमल की जो सुरक्षा करते हैं, प्लांट को जो को प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपना मल्टीप्लिकेशन फैला करके मल्टीप्लिकेट करके ये उस पर जो है इन्फेक्शन काज कर देते हैं। आगे बात करें तो डीएनए ऑफ टी इवन फेज कंटेन्स, जो टी इवन फेज का डीएनए होता है ये कंटेन करता है यूनिक बेस, एक 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस को ये कंटेन करता है, उसका नाम है 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन इन प्लेस ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन के स्थान पर ये 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन जो है इसमें जो है ये कंटेन करता है एक बेस के रूप में। इसके बाद अगला है हमारा नेक्स्ट टाइप है टी इवन फेज की बात हो गई जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। बी है हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा टी ऑड फेज, क्या नाम इसका, टी ऑड फेज, दूसरा टाइप हमारा टी ऑड फेज जिसमें जो है ऑड नंबर होंगे T1 T3 T7, ठीक है, उसमें T2 T4 T6 था, इसमें जो है T1 से T7 तक होता है, तो जिसमें उसमें जो ऑड होंगे वो T1 T3 T7 होगा, जो इवन होंगे वो T2 T4 और T6 होंगे। तो टी ऑड पढ़ रहे हैं तो टी ऑड फेज पढ़ रहे हैं तो T1 T3 एंड T7 फेज है ये। दीज फेज हैव डिफरेंट जेनेटिक एंड सीरोलॉजिकल फीचर, इसमें जो है जो इनका जेनेटिक कैरेक्टर है, सीरोलॉजिकल जो फीचर्स हैं ये डिफरेंट होंगे क्योंकि ये ऑड है, तो इनमें जो है कुछ भी कैरेक्टर इनके मैच नहीं करेंगे। ठीक है, दे हैव एन एंगुलर हेड, इसमें भी एंगुलर हेड एंड अ शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, और इसमें जो है टी ऑड में जो है एक एंगुलर तो हेड होगा ही होगा, साथ में इसमें जो टेल होगा वो लंबा टेल नहीं होगा एंड शॉर्ट टेल होगा, और कैसा होगा ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। लेकिन इवन में क्या था, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल टेल था, लेकिन ऑड में क्या होगा, ऑड फेज में क्या होगा, शॉर्ट होगा टेल और कैसा होगा, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होगा। द डीएनए ऑफ दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साइटोसिन, इसमें जो है डीएनए का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो है जो डीएनए होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन होता है, उसमें 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन था, लेकिन इसमें जो है डीएनए का जो डीएनए फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें जो है आपका साइटोसिन प्रेजेंट होगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। तीसरा है नंबर हमारा यहाँ T5 फेज, ये अलग है, सी नंबर है हमारा। नेक्स्ट टाइप है T5 फेज। ठीक है, T5 फेज जो होता है, दीज फेज कंटेन एन एंगुलर हेड एंड लॉन्ग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, इनका जो टेल होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और कैसा होता है, ये लंबा होता है, तो ये T5 फेज में आ जाएगा। लाइक टी ऑड फेज, दीज फेज आल्सो हैव साइटोसिन इन दियर डीएनए, इसके फेज में इस फेज टी ऑड फेज के में भी जो है साइटोसिन पाया जाएगा इसके डीएनए में। ठीक है, तो T5 फेज का क्या कैरेक्टर यहाँ पर मेन पॉइंट याद कर लेंगे, एंगुलर हेड होगा और लॉन्ग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप यहाँ पर है वो तो था आपका पहला वाला जो टाइप था वो नॉन वायरुलेंट फेज था। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर जो आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फेज में, बैक्टीरियोफेज, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज में जो दूसरा नंबर है, दूसरा टाइप जो है यहाँ पर वायरुलेंट एंड टेम्परेट फेज बोला जाता है इनको, या फिर लिटिक फेज या लाइटिक फेज भी इसको बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम वायरुलेंट फेज कहेंगे या फिर टेम्परेट फेज कहेंगे या फिर लाइटिक फेज बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन ऑफ फेज with the bacterial cell, they have been distinguished into virulent, lytic and avirulent or temperate phase। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन ऑफ फेज, फेज के इंटरेक्शन के आधार पर जो है ये बैक्टीरियल सेल के इंटरेक्शन, ये इस फेज का बैक्टीरियल सेल के इंटरेक्शन के आधार पर जो है इसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। इसे हम वायरुलेंट फेज या लाइटिक फेज कहते हैं या ए वायरुलेंट या टेम्परेट फेज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ 1953, बैक्टीरियोफेज एग्जिस्ट इन दियर क्लियर कट। अकॉर्डिंग टू लॉ के अनुसार 1953 में 1953 में ये डिफाइन किया गया कि जो बैक्टीरियोफेज है ये एग्जिस्ट करता है इन 3 क्लियर कट स्टेट्स में, 3 क्लियर कट स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। नेमली इसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन, वेजिटेटिव फेज एंड प्रोफेज। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन, वेजिटेटिव फेज एंड प्रोफेज इसको बोला गया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर विरियंस आर कंप्लीट फेज, इनको हम कंप्लीट फेज बोलते हैं, कंप्लीट फेज पार्टिकल्स बोलते हैं, विद बोथ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड प्रोटीन। जिसमें जो है ये जो विरियन फेज होता है इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड कोर रीजन न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाएगा और उसके साथ ही साथ उसका जो कवरिंग एरिया होगा वो प्रोटीन कोट से भी ये कवर अप होगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर विरियंस होता है ये कंप्लीटली फेज बोला जाता है, फेज पार्टिकल्स बोला जाता है, जिसमें दोनों ही चीजें पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है और प्रोटीन कोट भी पाया जाता है। इस प्रकार से जो वायरुलेंट फेज होता है ये इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, क्योंकि वायरुलेंट फेज है तो बैक्टीरियल सेल को टोटली ये इन्फेक्ट करेगा। वेजिटेटिव फेज एंड प्रोफेज ऑन द अदर हैंड आर इंट्रासेलुलर, ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, जो वायरुलेंट फेज है, टेम्परेट फेज है जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन जो आपका वेजिटेटिव फेज या प्रोफेज, जो वेजिटेटिव फेज या फिर प्रोफेज है ये जो है इंट्रासेलुलर है, रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूक्लिक एसिड ओनली, ये केवल ओनली न्यूक्लिक एसिड को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो वायरुलेंट फेज है जो कि पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर का, वायरुलेंट फेज जो है जिसको हम टेम्परेट फेज भी बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है और इसमें दोनों ही चीजें पाई जाती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट, दोनों ही चीजें आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, एज ए वेजिटेटिव फेज द न्यूक्लिक एसिड इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। जो वेजिटेटिव फेज होता है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इसमें ये कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, वाइल एज प्रोफेज इज इट नेवर रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो प्रोफेज होता है ये इंडिपेंडेंटली कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। एंड इज फर्स्ट इंसर्टेड इन द बैक्टीरियल, इनको जो है सबसे पहले इंसर्ट किया जाए कहाँ पर, बैक्टीरिया में, यानी कि जो होस्ट होगा, डीएनए एंड देन रेप्लिकेट, बैक्टीरिया के डीएनए में इसको इंसर्ट किया जाएगा, तब जाकर के ये रेप्लिकेट करेंगे बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ। ठीक है, बैक्टीरिया containing prophage are called लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब कंटेन करता है प्रोफेज तो उसे हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दोज वायरसेस हुज न्यूक्लिक एसिड, और वे वायरस जिनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, कैन बिकम प्रोफेज दैट इज गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन बैक्टीरियल डीएनए, उसे हम प्रोफेज कहते हैं। और जो है ये अपना रेप्लिकेशन बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही करते हैं। आर ऑल्सो नोन एज लाइसोजेनिक, टेम्परेट और एवायरुलेंट फेज दैट इज F2M12, ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, तो ये जो है आपके जो है ये इनकॉर्पोरेट करते हैं किसके साथ साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम लाइसोजेनिक प्रोफेज कहेंगे या लाइसोजेनिक फेज कहेंगे या टेम्परेट फेज कहेंगे या एवायरुलेंट फेज कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आपका वायरुलेंट फेज है जिसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं,